कक्षा में इसमें हम लोग अफ्रीका के बारे में पढ़ेंगे और पहले अफ्रीका के बारे में कुछ साधारण चीज़ें जानेंगे जो नॉर्मल फैक्ट हैं। इसके बाद हम लोग अफ्रीका का प्राकृतिक मैपिंग देखेंगे। इसके बाद हम लोग पॉलिटिकल देखेंगे, राजनीतिक मानचित्र करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं सबसे पहले नॉर्मल चीज़ों के बारे में, जो अफ्रीका के बारे में सामान्य विशेषताएँ। ठीक, तो सबसे पहले जानते हैं कि अफ्रीका जो है, अफ्रीका सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। ठीक है, सबसे पहले स्थान पे कौन है? तो सबसे पहले स्थान पे एशिया है, फिर अफ्रीका है, इसके बाद दोनों अमेरिका हैं, फिर अफ्रीका के बाद नॉर्थ अमेरिका है और फिर साउथ अमेरिका है। तो अगर ये क्रम हम लोग को देखना है तो हम लोग ऐसे देख सकते हैं, एशिया है, फिर अफ्रीका है, फिर नॉर्थ अमेरिका, फिर साउथ अमेरिका, उसके बाद अंटार्कटिका है, फिर यूरोप है और सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, तो ये क्रम आप लोग ध्यान दे सकते हैं। इसके अलावा देखते हैं अफ्रीका में क्या सबसे बड़ा, क्या सबसे छोटा, ये सब चीज़ें देखेंगे। उससे पहले देखते हैं अफ्रीका किन किन वाटर बॉडीज से, किन किन समीपस्थ सागरों से संलग्न है। ठीक है, तो ऊपर से देखते हुए चलेंगे। तो सबसे ऊपर जो भूखंड है उससे जो सागर संलग्न है उसका नाम है भूमध्य सागर। ठीक है, भूमध्य सागर है। इसके बाद हम लोग घड़ी की सुई की दिशा में चलते चले जाएं अगर, तो ये जो वाटर बॉडी दो आपको दिख रही है, ये बड़ी इंटरेस्टिंग दो वाटर बॉडी हैं। पहली है, इसका नाम है अकाबा की खाड़ी। ठीक है, अकाबा की खाड़ी, ये जॉर्डन एक देश है जो लगभग स्थलरुद्ध देश है। ठीक है, उसके लिए इज़राइल और जॉर्डन के लिए ये एक रास्ता का काम करती है। किसके लिए? लाल सागर में आने के लिए। जो लाल सागर है इससे जुड़ने के लिए अकाबा खाड़ी इज़राइल, ये देखिए इज़राइल वाला पार्ट है और ये जॉर्डन का पार्ट है, इन दोनों के लिए एक रास्ता प्रदान करती है कि वो लोग लाल सागर से आ सकें, वरना जॉर्डन पूरी तरह से लैंडलॉक्ड हो गया। तो ये अकाबा की खाड़ी है और इधर इसको कहते हैं स्वेज की खाड़ी। अगर ये वाला पोर्शन हम लोग ध्यान दें जो छोटा वाला है, तो ये हमारा स्वेज की खाड़ी है। ठीक है, स्वेज की खाड़ी। अब स्वेज से आप लोगों को स्वेज नहर तो याद आ रहा होगा। ठीक है, स्वेज नहर को ध्यान से देखते हैं। अब ये जो पार्ट है ये यहाँ से यहाँ तक कैसे जुड़ा हुआ है, तो इसको हम लोग थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। ये कई सारी झीलों के वजह से एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। अब पहली झील जो इसमें पूछता है वो ये है कि ये जैसे आपका मानिए ये यहाँ भूमध्य सागर है, ये हिस्सा भूमध्य सागर है और नीचे हमारा स्वेज की खाड़ी है। ठीक है, ये भूमध्य सागर है और ये स्वेज है। तो इसके बीच में कुछ झीलें हैं। सबसे पहली जो झील है उसको कहते हैं हम लोग ग्रेट बिटर लेक। ठीक है, ग्रेट बिटर लेक। ठीक, उसके नीचे वाले हिस्से को हम लोग कहते हैं लिटिल बिटर। ठीक है, लिटिल बिटर लेक। इसके अलावा एक हम लोग फ्रेश पेज ले लेते हैं तो ज़्यादा अच्छे से हम लोग समझ पाएंगे। ठीक है, चलो ये देखिए, अगर ये ऐसे स्वेज की खाड़ी है तो इसके ऊपर लिटिल बिटर है, फिर ग्रेट बिटर लेक है, फिर इसके ऊपर हमारा टिम्सा लेक है और सबसे ऊपर मंजला लेक है और इसके बाद ये भूमध्य सागर आ जाता है। ठीक है, तो ये जो स्वेज नहर है ये इन्हीं चारों झीलों से निर्मित है। तो इसका क्रम हम लोग अगर नीचे से ऊपर की तरफ देखें तो सबसे पहले हमारा पड़ता है लिटिल बिटर लेक। ठीक है, लिटिल बिटर लेक। उसके बाद उसके ऊपर हमारा पड़ता है ग्रेट बिटर। ठीक है, ग्रेट बिटर। उसके ऊपर अगर हम लोग जाएं तो हमारा पड़ता है टिम्सा और टिम्सा के ऊपर जाएं तो हमारा पड़ता है मंजला लेक। ठीक है, ये क्रम यूपीपीसीएस में अगर पूछा हुआ तो आप लोग ये क्रम एकदम ध्यान रखिए, ये चार झीलों का क्रम है। ठीक है, लिटिल बिटर, ग्रेट बिटर, इसके बाद टिम्सा और इसके बाद मंजला लेक। ये चारों झीलें मिल के हमारा स्वेज नहर बनाती हैं। ठीक है, इस वाले हिस्से पे जो पोर्ट स्थित है उसका नाम है स्वेज और जो भूमध्य सागर वाले हिस्से पे स्थित पोर्ट है उसका नाम है पोर्ट सईद। ठीक है, पोर्ट सईद इस पे स्थित है। तो ये चीज़ अगर हम लोग मेन अपने मैप में लोकेट करें तो देखिए, इसके लिए थोड़ा पॉलिटिकल मैप में आते हैं। तो ये देखिए आप लोग ध्यान से, लिटिल बिटर लेक, फिर ग्रेट बिटर लेक। ध्यान से देखिए, ये लिटिल बिटर है, फिर ग्रेट बिटर है, फिर आपका टिम्सा है और फिर मंजला है। और ये देखिए लेक्स हैं,
ये हमारा लाल सागर वाला हिस्सा है, ये भूमध्य सागर वाला हिस्सा है। अब देखिए यहाँ पे जो है उसको पोर्ट सईद कहते हैं और यहाँ पे स्वेज नामक एक पोर्ट है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया स्वेज नहर। आगे चलते हैं तो ऊपर से अगर हम लोग अपने ओरिजिनल मैप में अब आएँ तो पहली वाटर बॉडी हम लोगों ने देखा कि भूमध्य सागर है, फिर हमारा स्वेज की खाड़ी है, फिर लाल सागर है, इसके बाद हमारा अदन की खाड़ी है। अब देखिए इसी के साथ हम लोग जल संधियाँ भी देख लेते हैं। तो अब हम लोग स्वेज नहर एक तरह की दो वाटर बॉडी को मिलाने वाली नहर है। तो यहाँ पे एक जल संधि है जिसका नाम है बाब अल मंडेब, ये लाल सागर को अदन की खाड़ी से जोड़ती है। और यहाँ पे जो देश है उस देश का नाम है जिबूती। ये जो आपको चौक पॉइंट पे देश लग रहा है ये वाला देश, ये जिबूती है, ठीक है, जिबूती देश है। बाब अल मंडेब किसको किसको जोड़ती है, तो ये लाल सागर को अदन की खाड़ी से जोड़ती है, ठीक है। आगे चलते हैं तो वाटर बॉडी में हम लोग इसके बाद अदन की खाड़ी हिंद महासागर का हिस्सा है, तो हम लोग हिंद महासागर में आ जाते हैं, ठीक। तो अफ्रीका का हम लोग देखें अगर, तो अफ्रीका के ऊपर भूमध्य सागर है, उत्तर पूर्व में लाल सागर है और पूर्व में हिंद महासागर है। अब हिंद महासागर के बाद हम लोग आते हैं मोजाम्बिक चैनल में, जो हिंद महासागर का ही हिस्सा है। इसके बाद हम लोग अगर नीचे चले आएँ तो हिंद महासागर होते हुए हम लोग आते हैं दक्षिणी अटलांटिक महासागर में। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं दक्षिणी अटलांटिक महासागर है। अब इसमें सबसे पहले हम लोग जिस छोटी वाटर बॉडी में आते हैं इसका नाम है हेलेना की खाड़ी, ठीक। हेलेना खाड़ी, उसके ऊपर वाल्विस की खाड़ी है और जहाँ पे अफ्रीका एक मोड़ लेता है वहाँ पे प्रसिद्ध गिनी की खाड़ी स्थित है, ठीक है। गिनी की खाड़ी है, गिनी की खाड़ी से ही विषुवत रेखा होके जाती है, ठीक है। आगे चलते हैं तो गिनी की खाड़ी से हम लोग दक्षिणी अटलांटिक महासागर में ही है। ऊपर चले जाएँ तो दक्षिणी अटलांटिक महासागर को भूमध्य सागर से जोड़ने वाली जो हमारी जल संधि उसका नाम है जिब्राल्टर जल संधि, ठीक है। तो हम लोगों ने दो जल संधियाँ देखी, एक जिब्राल्टर जल संधि, एक हमारा बाब अल मंडेब जल संधि और एक हम लोगों ने चैनल देखा मोजाम्बिक चैनल, ठीक है, कुछ खाड़ियाँ देखी। तो ये हमारा हो गया वाटर बॉडी। तो अगर हम लोग एक क्रम में जाना चाहें, अगर एक बार में आप लोग सुनना चाहें तो भूमध्य सागर पहला हो गया, भूमध्य सागर, फिर लाल सागर, फिर अदन की खाड़ी, हिंद महासागर, मोजाम्बिक चैनल, दक्षिणी अटलांटिक महासागर और फिर जिब्राल्टर से भूमध्य सागर तक हम लोग आ सकते हैं। दो और खाड़ियाँ हैं जिनको हम लोग देख सकते हैं, हालांकि ये उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। भूमध्य सागर वाले हिस्से में ये जो देश है उसको ट्यूनीशिया कहते हैं। ये जो देश है ये ट्यूनीशिया है, हम लोग पॉलिटिकल में देखेंगे। यहाँ पे जो स्थित खाड़ी एक है उसका नाम है गिब्स की खाड़ी और ये जो देश है लीबिया, इसके ऊपर जो खाड़ी है वो सिद्रा की खाड़ी है, ठीक। तो हम लोग मैप में देख सकते हैं। आप लोग मैप लेके बैठिए भी, क्योंकि इससे आप लोगों को थोड़ा मदद मिलेगी देखने में। ये मैप तो बनाया गया है, ठीक है। तो आगे चलते हैं। वाटर बॉडीज़ को हम लोगों ने देख लिया, अब जनरल चीज़ों में और कुछ देखना है हम लोग को। जैसे हम लोग ये देखेंगे कि इस महाद्वीप का सबसे उच्चतम बिंदु कौन सा है, तो सबसे उच्चतम जो पार्ट है वो है माउंट किलिमंजारो। क्या नाम है इसका, माउंट किलिमंजारो, ठीक। माउंट किलिमंजारो कहाँ पे स्थित है, तो ये तंजानिया देश में स्थित है। कहाँ स्थित है ये तंजानिया में, ठीक। ये एक क्या है, एक प्रसुप्त ज्वालामुखी है। क्या है, प्रसुप्त है, ऐसा ज्वालामुखी जो पिछले कई सौ वर्षों में विस्फोट न किया हो, ठीक है। ये एक प्रसुप्त ज्वालामुखी है, इसको पहले माउंट कोबो भी कहा जाता था। ये चीज़ें आप लोग माउंट किलिमंजारो के बारे में ध्यान रख सकते हैं। ये अफ्रीका का सबसे उच्चतम बिंदु है, ठीक है। इसके अलावा जो अफ्रीका का सबसे निम्नतम बिंदु है ना, उसको हम लोग कहते हैं असल झील। असल झील जिबूती नामक एक देश में है, वही जिबूती है जो बाब अल मंडेब के चोक पॉइंट पे भी है, ठीक है। इसका नाम जिबूती है, असल झील इसी में स्थित है। ये अफ्रीका का निम्नतम स्थान है। तो हम लोगों ने देखा कि अफ्रीका का उच्चतम स्थान कौन सा है, तो माउंट किलिमंजारो है, और निम्नतम स्थान कौन सा है, असल झील है, ठीक। इसके अलावा अफ्रीका की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो विक्टोरिया झील है, हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है। ये जो विक्टोरिया झील यहाँ पे स्थित है वो अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है, ठीक। अफ्रीका की सबसे बड़ी नदी जो है वो विश्व की ही सबसे बड़ी नदी है, जिसका नाम है नील नदी। हम लोग नदी वाले अभी पार्ट में आएंगे तो हम लोग इसको पढ़ेंगे। अब थोड़ा कुछ और चीज़ें जानते हैं अफ्रीका के बारे में। अफ्रीका को स्लीपिंग जायंट कहते हैं और अंध महाद्वीप भी कहते हैं। ऐसा क्यों है, क्योंकि अफ्रीका जो है अभी अंधेरे में स्थित महाद्वीप है, मतलब इसके संसाधनों का अभी न पूरा पता चल पाया, न पूरा दोहन हो चुका है, न हो पाया है। स्लीपिंग जायंट इसलिए कहते हैं कि संसाधनों से भरपूर है, चाहे वो जैव विविधता हो, चाहे वो खनिज हो, उन संसाधनों से भरपूर है, केवल उसका उपयोग नहीं हो पाया। अब चलते हैं पहले खंड की तरफ। तो सबसे पहले हम लोग अफ्रीका के पर्वतों को देखेंगे, ठीक है।
तो अफ्रीका के पर्वतों में अगर देखें तो सबसे पहला जो पर्वत है उस पर्वत का नाम है एटलस पर्वत। ठीक है, एटलस पर्वत जो है वो किस तरफ से फैला हुआ है, तो आप लोग देखें तो ये दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ फैला हुआ पर्वत है। ठीक है, ये दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ फैला हुआ पर्वत है। इसके कई सारे पार्ट हैं। ठीक है, जैसे एंटी एटलस है, सहारन एटलस है, उच्च एटलस है तथा मध्य एटलस है। ठीक है, इसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट टॉबकल है, ये पूछा गया है। ठीक है, माउंट टॉबकल है। आगे चलते हैं तो पर्वतों में अगला पर्वत देखें अगर, तो अब देखिए माउंट एटलस ये भी पूछ सकता है कि किन किन देशों में इसका विस्तार है। तो माउंट एटलस का विस्तार जो है वो बहुत सारे देशों में है। ठीक, तो इसका विस्तार मोरक्को, यहाँ एक देश पड़ता है पश्चिमी सहारा, ये देखिए ये पश्चिमी सहारा है, ये मोरक्को है, ये वाला पश्चिमी सहारा है, ये मोरक्को देश है, फिर अल्जीरिया है और फिर ट्यूनीशिया तक भी है। ठीक है, तो ट्यूनीशिया इसके रेंज में, तो कुल 4 देशों में ये विस्तृत है एटलस। आप लोग को मैप में नहीं दिख रहा है क्योंकि मैप छोटा बनाया गया है, जबकि वास्तव में ये यहाँ तक विस्तृत है। ठीक है, छोटे छोटे खंडों में करके। चलते हैं अगले पर्वत पे, तो सबसे ऊंची चोटी इसकी ध्यान रखनी है। ठीक है, अगले पर्वत पे अगर चलें हम लोग तो अगला पर्वत है जो अहग्गार पर्वत है। ठीक, ये सहारा के बीचों बीच स्थित पर्वत है और एकदम उष्णकटिबंध में स्थित पर्वत है। इसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट तहत है। तो इसके बारे में केवल इतना ही ध्यान देना है कि अहग्गार पर्वत कहाँ स्थित है, तो सहारा मरुस्थल के बीचों बीच स्थित है। ठीक, किस देश में है, तो ये अल्जीरिया नामक देश में स्थित है। आगे चलते हैं तो एक पर्वत तिबेस्ती पर्वत है जो लीबिया में स्थित है। ठीक, इसकी सर्वोच्च चोटी इमोकौसी है, लेकिन वो इम्पोर्टेंट है नहीं। ठीक, ये दोनों पर्वत केवल नाम के लिए आप देख सकते हैं कि हैं अफ्रीका में। ठीक, इसके बाद पश्चिमी अफ्रीका में 2 पर्वत बहुत इम्पॉर्टेंट है, जिसमें हमारा लोम पर्वत है, जिसको लोमा लिखा हुआ है यहाँ पे, फाउटा जलोन पर्वत है। ठीक, ये दोनों इम्पॉर्टेंट क्यों है? ये दोनों इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जो फोटा जलोन पर्वत है यहाँ से 2 नदियों का उद्गम होता है। ठीक, ये एक सेनेगल नदी है जिसको नदी वाले खंड में हम लोग पढ़ेंगे। ये वाली नदी सेनेगल नदी है और ये वाली नदी गैम्बिया नदी। इन दोनों का उद्भव फाउटा जलोन से होता है। इसके अलावा फाउटा जलोन जो है वो 2 चीज़ों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक, किन किन चीज़ों के लिए प्रसिद्ध है? देखिए फाउटा जलोन, इन दोनों देशों के आसपास, फाउटा जलोन और लोम पर्वत के आसपास बहुत सारे खनिज अयस्क मिलते हैं। उन खनिज अयस्कों का क्या नाम है? तो फाउटा जलोन में जो खनिज अयस्क मिलते हैं वो है आपका एल्यूमिनियम का अयस्क मिलता है, मतलब बॉक्साइट मिलता होगा, और हीरा मिलता है। ठीक है, हीरा और एल्यूमिनियम फाउटा जलोन से मिलता है। 2 नदियाँ निकलती हैं और ये किस देश में स्थित है? तो ये गिनी नामक देश में स्थित है फाउटा जलोन। ठीक है, आप लोग इसको ध्यान देते चलिए कौन सा किस देश में स्थित है। इसके बाद अगले पर्वत पे चलते हैं, तो इस पर्वत का नाम है लोम माउंटेन, जो लाइबेरिया और सीरालियोन के विस्तृत है। 2 देशों में, एक देश है ये वाला देश जो है इसको हम लोग लाइबेरिया कहते हैं, ये वाला जो ये इतना विस्तृत है, और ये वाला जो है जो आप लोग को दिख रहा है ऐसे बीच में से, ये दोनों देश लाइबेरिया और सीरालियोन है। लोम पर्वत जो है लौह अयस्क और हीरे के लिए प्रसिद्ध है। ठीक, अफ्रीका में हीरा खूब पाया जाता है, हर जगह लगभग। ठीक है, आगे चलते हैं तो यहाँ से अफ्रीका की एक बड़ी नदी निकलती है जिस नदी का नाम है नाइजर नदी। ठीक है, नाइजर नदी लोम से निकलती है और ऊपर चढ़ती है पहले, मतलब उत्तर पूर्व की दिशा में बहती है। इसके बाद आ जाती है दक्षिण पूर्व की तरफ बह के, उत्तर पूर्व बहती है, फिर दक्षिण पूर्व बह के नीचे की तरफ आती है और नाइजीरिया देशों से होके गुजरती है। ठीक है, आगे चलते हैं, नदी में हम लोग इसको अच्छे से पढ़ेंगे। तो ये हमारा हो गया लोम पर्वत, किन देशों में है ये देख लीजिए, लौह अयस्क हीरा के लिए प्रसिद्ध है। तब तक हम लोग 5 पर्वत पढ़ लेते हैं, एक बार फिर दोहरा लेते हैं। एटलस है, अहग्गार पर्वत है, तिबेस्ती है, फाउटा जलोन है, लोम पर्वत है। एटलस की सबसे ऊंची चोटी माउंट टॉबकल है। ठीक है, आगे चलते हैं तो ये पठारी एरिया है। इसके इधर अगर हम लोग एक पर्वत चोटी और देखें तो माउंट केन्या है। माउंट केन्या एक ज्वालामुखी पर्वत है, ये केन्या में स्थित है और ये एक ज्वालामुखी पर्वत है, ज्वालामुखी पर्वत है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये माउंट केन्या मतलब केन्या की सबसे ऊंची चोटी भी है और ज्वालामुखी पर्वत भी है, ये आपको ध्यान रख सकते हैं। इसके अलावा जो 3 पर्वत हम लोग को और देखना है वो है मितुम्बा पर्वत, मुशिंगा पर्वत और मटापो पर्वत। ये तीनों जो अफ्रीका की भ्रंश घाटी हैं इसमें स्थित हैं। अब थोड़ा समझना है कि भ्रंश घाटी है क्या। अफ्रीका महाद्वीप में एक प्राकृतिक दरार बनती दिखती है। ये दरार शुरू होती है आपकी इथोपियन उच्च भूमि की टाना झील से, मतलब यहाँ से ये दरार बननी शुरू होती है और ये बन के टाना झील से
ये आपका विक्टोरिया झील और ये टंगनीका झील और मलावी झील यहाँ तक बनती है। मतलब यहाँ से यहाँ तक एक दरार है, ठीक है। इसी को हम लोग कहते हैं पूर्वी विभ्रंश घाटी, और इसी का एक हिस्सा ऐसे निकल जाता है जिसको हम लोग कहते हैं पश्चिमी विभ्रंश घाटी, ठीक है। तो इस विभ्रंश घाटी मतलब इस दरार के बीच में जितने भी पर्वत और नदियाँ हैं या जितने भी झीलें हैं वो इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। तो चलिए, इसीलिए इसका नाम बार बार आएगा, तो आप लोग इसको ध्यान दीजिए कि विभ्रंश घाटी होती क्या है, ठीक है। अब देखिए इसका हिस्सा कौन कौन है, तो मिटुम्बा पर्वत, मुशिंगा पर्वत, इन दोनों विभ्रंश घाटी में है। आगे चलते बस इनका नाम ही याद रखना है। एक पर्वत है मटापो, जो पर्वत तंजानिया में विस्तृत है, ठीक। इतना इंपॉर्टेंट पर्वत नहीं है, लेकिन जो अगला पर्वत है वो इंपॉर्टेंट है। उस पर्वत का नाम है ड्रैकेंसबर्ग पर्वत, ठीक है। ड्रैकेंसबर्ग पर्वत क्यों इंपॉर्टेंट है, यहाँ से जो अफ्रीका की सबसे बड़ी नदी है, साउथ अफ्रीका की सबसे बड़ी नदी है जिसका नाम है ऑरेंज नदी, वो यहाँ से निकलती है, ठीक है। ड्रैकेंसबर्ग पर्वत एक कगार के समान है, तो इसको कई बार पठार की भी संज्ञा दी जाती है, ठीक। अब यहाँ से कुछ धात्विक खनिज मिलते हैं, यहाँ से एक धात्विक खनिज कुछ मिलते हैं, उन खनिजों का नाम इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से मिलता है हम लोग को सोना तथा यूरेनियम ड्रैकेंसबर्ग पर्वत से, ठीक है। ये दक्षिण अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत भी है। माउंट लेनीमाना यहाँ की सबसे ऊंची चोटी भी है। तो एक टॉबकल को नहीं भूलना है जो एटलस वाली है, और माउंट लेनीमाना को भी नहीं भूलना है, ठीक है। तो ये हमारे हो गए प्रमुख पर्वत, ठीक। इसके अलावा पर्वत में कुछ नहीं इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं, जो अगली चीज़ हम लोग को पढ़नी है वो है पठार, ठीक है। तो पठार हम लोग ऊपर से पढ़ना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं, जो पठार है वो है आप हमारा इथोपियन उच्च भूमि पढ़ते हैं, ठीक है। इथोपियन उच्च भूमि जो है वो कहाँ कहाँ विस्तृत है, तो वो इथोपिया में विस्तृत है ज़्यादातर, और थोड़ा हिस्सा सोमालिया केन्या में भी विस्तृत है। अब थोड़ा ध्यान से देखें अगर हम लोग, तो ये वाला हिस्सा ये जो है ये इथोपिया है, ठीक है, और ये हिस्सा सोमालिया है, और ये वाला हिस्सा केन्या है, ठीक है। तो आप लोग देख रहे हैं कि ये तीनों देशों में विस्तृत है, ठीक। इसके अलावा इथोपियन उच्च भूमि की क्या विशेषता है, ये जो दिख रहा है ये टाना झील, यहाँ देखिए जो टाना झील दिख रही है ये इथोपियन उच्च भूमि का ही हिस्सा है, इसी का हिस्सा है, ठीक है। टाना झील इथोपियन उच्च भूमि में स्थित है। इसके अलावा जो नीली नील है ना, वो भी यहीं से इथोपियन उच्च भूमि से ही निकलती है। इसके अलावा जुबा और शिवेली नदियाँ भी इथोपियन उच्च भूमि से निकलती हैं। कौन कौन सी नदियाँ, एक नदी है जुबा और दूसरी नदी है शिवेली, ठीक है। ये दो नदियाँ भी यहीं से निकलती हैं, जुबा और शिवेली, ठीक है। इथोपियन उच्च भूमि जो है वो अरीय प्रवाह प्रदर्शित करती है, मतलब नील इधर निकल रही है तो और दो नदियाँ इधर उधर निकलती हैं। इतना ही बहुत है इसके बारे में। अगर इसकी सबसे ऊंची चोटी देखनी हो तो इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन देख सकते हैं अगर आप लोग चाहें तो। इसका नाम है माउंट दसान, या इसी को रास दसान भी कहते हैं। इथोपियन उच्च भूमि की सबसे ऊँची चोटी है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो हम लोग पहले ही बता देंगे। आगे चलते हैं, जो पर्वतों में अगला इंपॉर्टेंट पर्वत है वो है कटंगा का पठार। कटंगा का पठार क्यों इंपॉर्टेंट है, अफ्रीका के मध्यवर्ती आंतरिक भाग में विस्तृत है। किन किन देशों में विस्तृत है तो इसको देख लेते हैं। कटंगा का पठार जो है वो कांगो में विस्तृत है, ठीक है। कांगो दो तरह का है, एक कांगो है, एक कांगो डेमोक्रेटिक है। इसके अलावा जाम्बिया में विस्तृत है, जाम्बिया एक देश है। हम लोग प्राकृतिक पढ़ेंगे तो आप लोग को थोड़ा और कन्फर्म होगा। और अगला देश है अंगोला। ये कहाँ कहाँ देश है तो इसी मैप में हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। कटंगा का पठार जो है, ये जो देश है बड़ा वाला देश, ये ऊपर वाला ये वाला देश, ये हमारा है कांगो। ये वाला जो नीचे वाला देश है ये वाला, ये हमारा है अंगोला। और जो बीच में ये वाला देश है ये इतना फैला हुआ है, इसको कहते हैं जाम्बिया, ठीक है। तो ये तीन देशों में मेनली विकसित है। ये जो तांबे और हीरे के लिए अत्यधिक प्रसिद्ध है। जो कटंगा का पठार है वो विश्व में तांबे और हीरे के निक्षेप के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ जो ये कसाई नदी बहती है कटंगा के पठार पे, वो हीरे के निक्षेप के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। नाम कुछ मैच नहीं कर रहा है लेकिन प्रसिद्ध है हीरे के निक्षेप के लिए। और कटंगा के पठार पे एक छोटा सा यहाँ पे शहर है, जिस शहर का नाम है लुबुम्बाशी, ठीक है। लुबुम्बाशी, वहाँ पे क्या है, वहाँ पे तांबे का खनन होता है। इसीलिए जो कांगो है ना, वो विश्व में तांबा उत्पादन में दूसरे या तीसरे नंबर पे हमेशा रहता है, ठीक है। आप लोग जब कभी डाटा देखिएगा तो उसमें तांबे के उत्पादन में जब कांगो को देखिएगा तो याद करिएगा कि ये जो लुबुम्बाशी जगह है ये इसी के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है, लुबुम्बाशी, ठीक। आगे चलते हैं। तो कटंगा का पठार ये इस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है
इसके अलावा जो कटंगा का पठार है, अगर आप लोग थोड़ा सा ध्यान दें तो कटंगा का पठार इसके ऊपर ये यहाँ से लगभग ये वाली जो रेखा है ये हमारी विषुवत रेखा है और नीचे कर्क रेखा, तो ये एक सवाना टाइप क्लाइमेट के लिए भी जाना जाता है। ठीक, तो ये हमारा हो गया कटंगा का पठार। इसके अलावा देखिए अदामावा उच्च भूमि है, इसके बारे में बहुत कुछ नहीं जानना है, बस ये जानिए कि ये कैमरून एक देश है, उसी में विस्तृत है। यहाँ पे ये एक देश है कैमरून, इसी में ये विस्तृत है। ठीक है, अदामावा एक पर्वत भी है। इसके अलावा जोस का पठार जो नाइजर है, जो हमारा देश एक है यहाँ पे नाइजर और नाइजीरिया, तो जोस का पठार टिन और कोबाल्ट के लिए विश्व में प्रसिद्ध है। जोस का पठार कहाँ विस्तृत है, किस देश में है, तो नाइजीरिया में विस्तृत है और ये टिन और कोबाल्ट के निक्षेप के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा अगर हम लोग पहले मरुस्थल पढ़ें और बाद में नदियाँ पढ़ें तो मरुस्थल भी पढ़ सकते हैं। सबसे पहले इसमें मरुस्थलों में हम लोग देखें तो सहारा मरुस्थल सबसे पहले है, जो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। अब इसके पीछे विकसित होने के पीछे एक लंबी कहानी भी है, उस कहानी में हम लोग नहीं जाएंगे, लेकिन सहारा मरुस्थल ये जान सकते हैं कि सहारा मरुस्थल विकसित होने का कारण ये है कि ये मध्य महाद्वीपीय भाग में है और कर्क के मकर के बीच में स्थित है। इसके अलावा जो अफ्रीका के इस तट पे है ना, तो इस तट पे कनारी की धारा बहती है जो यहाँ पे बरसात के विपरीत परिस्थितियाँ पैदा करती है। ठीक है, इसलिए सहारा में वर्षा लंबे समय से नहीं हुई है, इसलिए सहारा एक बड़ा रेगिस्तानी वो है। ठीक, इसके अलावा जो सहारा के नीचे का मरुस्थलीय क्षेत्र है उसको हम लोग साहिल कहते हैं। ठीक है, इसके कम लोग ध्यान देते हैं। साहिल जो है सहारा के नीचे स्थित मरुस्थलीय प्रदेश है। एक और बहुत प्रसिद्ध मरुस्थल जो विस्तृत है यहाँ पे, वो है हमारा नामी मरुस्थल। ठीक है, नामी मरुस्थल क्यों फेमस है, नामी मरुस्थल नामीबिया में विस्तृत है। यहाँ पे जो जनजातियाँ पाई जाती हैं उन जनजातियों को बुशमैन और हॉटेंटॉट कहते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा भी हुआ है, बुशमैन और हॉटेंटॉट दो यहाँ पे जनजातियाँ पाई जाती हैं। नामीबिया मरुस्थल भी यूरेनियम और हीरे के निक्षेप के लिए प्रसिद्ध है, यूरेनियम और हीरे के निक्षेप के लिए प्रसिद्ध है। ये दो चीज़ आप लोग ध्यान रख सकते हैं। अब देखिए नामीबिया मरुस्थल विकसित होने का प्रमुख कारण है कि यहाँ पे बहती है बेंगुला की ठंडी जलधारा। ठीक है, बेंगुला की धारा, जहाँ ठंडी जलधाराएँ बहती हैं वो महाद्वीप किनारे एकदम आदर्श स्थिति होती है वहाँ पे रेगिस्तान बनने की, क्योंकि ये वर्षा की जो नमी है उसको गायब कर देती हैं और वहाँ पे वर्षा नहीं हो पाती है। अगला हम लोग मरुस्थल देखें तो कालाहारी मरुस्थल अत्यंत इम्पॉर्टेंट मरुस्थल है। ये यूरेनियम और मैग्नीज के खनन के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ भी वो जनजातियाँ पाई जाती हैं, बुशमैन और हॉटेंटॉट। ठीक है, तो नामीबिया और बोत्सवाना दोनों में ये जनजातियाँ प्रसिद्ध रूप से पाई जाती हैं। बुशमैन जो है ना वो दीमक को चावल की तरह खाते हैं, इसलिए बुशमैन का चावल जो है दीमकों को कहा जाता है। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखें। आगे चलते हैं, तो ये मरुस्थल हो गए 3 या 4। हम लोग पठार में थे तो हम लोग जोस का पठार पढ़ चुके थे। इसके अलावा हम लोग को पठार में 2-3 छोटे पठार और पढ़ने हैं, जिसमें हम लोग का है लीबिया का पठार और एयर का पठार। तो जो एयर वाला पठार है, एयर का पठार है, ये आपका विस्तृत है सहारा क्षेत्र में, जबकि लीबिया का पठार लीबिया मिस्र सीमा पर स्थित है। ठीक है, आगे चलते हैं। एक मरुस्थल और है नूबियन मरुस्थल, जो सूडान और मिस्र के बीच में स्थित है, नूबियन मरुस्थल। ठीक है, तो ये ध्यान रख सकते हैं, पूछ सकता है केवल नॉर्मली, इसके बारे में और कुछ नहीं पूछेगा कि नूबियन मरुस्थल क्या है, कहाँ है, कैसे है। ठीक है, अगली चीज़ एक पठार और अगर हम लोग देखें नीचे तो हम लोग का छूटा हुआ है दक्षिण अफ्रीका में, उस पठार को बोलते हैं वेल्ड्स। ठीक है, अब देखिए यहाँ से, ये देखिए यहाँ से मकर रेखा जा रही है, ये वाला मकर रेखा जा रही है। ठीक, तो अब ये जो वेल्ट्स है, हाई वेल्ट्स, ये जो है शीतोष्ण क्षेत्र में आ जाता है, ये शीतोष्ण क्षेत्र में हाई वेल्ट्स आ जाता है। तो यहाँ पे क्या है, स्टेपी टाइप क्लाइमेट मिलती है, समशीतोष्ण घास के मैदान मिलते हैं जो गेहूं के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध हैं। ठीक है, हाई वेल्ट्स दक्षिण अफ्रीका में विस्तृत है। तो ये हमारा पठार और मरुस्थल यहाँ पे ख़त्म होते हैं। हम लोगों ने पर्वत, पठार और मरुस्थल पढ़ लिया है, एक बार रिवाइज करेंगे। ठीक है, इसके बाद अगले पे नदी पे जाएंगे। तो हम लोगों ने पर्वतों में पढ़ा, सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा एटलस को। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने पर्वत में पढ़ा, सबसे महत्वपूर्ण पर्वत पश्चिमी वाले में फोटा जलोन को पढ़ा, लोम पर्वत को पढ़ा। ठीक है, इसके बाद अहगार पर्वत, तिबेस्ती पर्वत को पढ़ा। इसके बाद हम लोगों ने 3 पर्वत यहाँ पे देखे, मितुम्बा, मुशिम्बा और मटापो। इसके बाद हम लोगों ने ड्रैकेंसबर्ग पर्वत देखा। ठीक, इतने पर्वत देखे। पर्वत के बाद हम लोग चले आए पठार पे। तो पठार पे हम लोगों ने देखा इथोपियन उच्च भूमि, यहाँ पे देखा कई सारी नदियाँ निकलती हैं, जिसमें से नीली नील सबसे महत्वपूर्ण नदी है। ठीक है,
इसके अलावा शिबली और जुबा नदियाँ भी निकलती हैं। इसके अलावा हम लोगों ने देखा कि कटंगा का पठार जो है वो विश्व में तांबे और हीरे के निक्षेप के लिए प्रसिद्ध है। तांबा और हीरा का निक्षेप पाया जाता है। इसके अलावा एक बाई का पठार भी है जो कटंगा के पठार का ही एक हिस्सा है। इसके अलावा हम लोगों ने अदामावा उच्च भूमि देखा, जोस का पठार देखा जो टिन और कोबाल्ट के लिए फेमस है, और हम लोगों ने लीबिया का पठार देखा। इसके अलावा एक पठार और जो है शीतोष्णकटिबंधीय पठार है, उच्च वेल्ट्स, ठीक है, हाई वेल्ट्स जिसको कहते हैं, जो समशीतोष्ण घास के मैदान और गेहूं उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद हम लोग मरुस्थल से देखना शुरू किए, तो नीचे से मरुस्थलों को रिवाइज करें तो हम लोगों ने कालाहारी मरुस्थल देखा जहाँ बुशमैन हॉटेंटॉट जनजातियाँ पाई जाती हैं। कालाहारी मरुस्थल बोत्सवाना और नामीबिया, ये वाला हिस्सा नामीबिया और ये वाला हिस्सा बोत्सवाना है, ठीक है, यहाँ विस्तृत है, ठीक है, यहाँ विस्तृत है कालाहारी मरुस्थल। इसके बगल में लोगों ने नामी मरुस्थल देखा था। नामी मरुस्थल यूरेनियम और हीरे के लिए भी प्रसिद्ध है। यहाँ पे केवल अंतर ये है कि यूरेनियम दोनों जगह पाया जाता है, लेकिन नामी मरुस्थल में हीरा पाया जाता है जबकि कालाहारी में मैग्नीज पाया जाता है, ठीक है। मरुस्थलों के क्रम में हम लोगों ने आगे देखा था कि सहारा को देखा और साहेल को देखा, ठीक है। सहारा के मतलब वहाँ पे विकास होने का कारण ये है कि ये मध्य भाग में विस्तृत है, विषुवत और कर्क रेखा के बीच में है, बगल में ठंडी जलधारा बह रही कनारी की, इसलिए ये विकसित हुआ है। इसके अलावा हम लोगों ने लीबिया और नूबियन का मरुस्थल देखा, ये यहाँ के प्रसिद्ध मरुस्थल हो गए। अब हम लोग जो अगली चीज़ देखेंगे वो है हमारा अफ्रीका की नदियाँ, ठीक है। अफ्रीका की नदियाँ और झीलें, ये दो चीज़ें बची हुई हैं। तो सबसे पहले हम लोग अफ्रीका की नदियाँ देखते हैं, जिसमें सबसे पहले हम लोग को देखना चाहिए नील नदी, ठीक है। तो नील नदी को देखते हैं तो नील नदी का उद्गम जो होता है वो दो पार्ट में होता है, एक है सफ़ेद नील आपका और दूसरा है नीली नील, ठीक है। ये दोनों एक स्थान पे मिलती हैं, उस जगह को खार्तूम कहते हैं। तो पहले देखते हैं सफ़ेद नील कहाँ से निकलती है। तो सफ़ेद नील हमारा विक्टोरिया से यहाँ से निकल रही है, विक्टोरिया से सफ़ेद नील निकलती है। और ये पहले ये देखिए युगांडा से दक्षिणी सूडान, ये वाला हिस्सा देखिए, ये जो है ये जो देश है इसको हम लोग दक्षिणी सूडान कहते हैं, ठीक है। और ये वाला देश जो है वो युगांडा है। तो विक्टोरिया झील से युगांडा जाती है, फिर दक्षिणी सूडान जाती है, ठीक है। तो इन दो देशों से जाती है, फिर उसके ऊपर चढ़ते हुए चली जाती है और आगे जाके सूडान में खार्तूम नामक जगह पे ये नीली नील से मिलती है। नीली नील कहाँ से निकलती है तो टाना झील से निकलती है, और नीली नील टाना झील जो है वो इथोपियन उच्च भूमि का ही एक हिस्सा है, ठीक है। ये इथोपियन उच्च भूमि का ही एक हिस्सा है, यहीं से ये निकलती है। जो नीली नील है ना, इसके ऊपर एक बांध बनाया गया जिसका नाम है सेन्नार बांध, ठीक है। ये सूडान में बनाया गया। आगे चलते हैं तो ये सूड आर्द्र भूमि से भी गुजरती है। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, लेकिन आप लोग यहाँ याद रखिए, यहाँ एक आर्द्र भूमि है, उसका नाम है सूड आर्द्र भूमि, सूड, ठीक है। सूड आर्द्र भूमि होते हुए नील नदी नूबियन मरुस्थल के किनारे किनारे आगे बढ़ती चली जाती है, और यहीं पर एक अस्वान बांध बना है इस पर मिस्र में, और नासिर झील उस अस्वान बांध के पीछे एक कृत्रिम झील है, ठीक है। जब कोई बांध बनाया जाता है तो उसके पीछे पानी इकट्ठा होगा जिसे कृत्रिम झील कहा जाता है। तो नासिर झील एक कृत्रिम झील है। ये एक ऐसी झील है जहाँ से कर्क रेखा होकर गुजरती है, देख रहे हैं, इस नासिर झील से कर्क रेखा होकर गुजरती है। जबकि अभी हम लोग विक्टोरिया झील पढ़ेंगे तो वहाँ से हमारा विषुवत रेखा होकर गुजरेगी। अफ्रीका एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जहाँ से तीनों रेखाएं होकर गुजरती हैं और जीएमटी भी होकर गुजरती है। जब हम लोग पॉलिटिकल मैप पढ़ेंगे ना तो हम लोग उसमें देखेंगे कि ये रेखाएं किन किन देशों से गुजरती हैं, ठीक है। आगे चलते हैं तो ये हमारा हो गया अस्वान बांध, जिसके पीछे नासिर झील है। इसके बाद नील नदी आगे बढ़ते हुए जाके भूमध्य सागर में एक पंजाकार डेल्टा बनाती है। इस पंजाकार डेल्टा में जो एक पोर्ट स्थित है जिसका नाम है एलेक्जेंड्रिया, ठीक है। एलेक्जेंड्रिया वहाँ पे अत्यंत उर्वर क्षेत्र में स्थित है, ठीक है। तो चापाकार डेल्टा याद रखिएगा, इसी ये जो डेल्टा है ना, ये वाला हिस्सा, इसी में एलेक्जेंड्रिया और मिस्र की राजधानी काहिरा भी स्थित है, ठीक है। काहिरा भी यहीं पर है। आगे चलते हैं इसके बारे में। तो ये जो नील नदी है वो मिस्र का वरदान कही जाती है, और इसको हेवन ऑफ द अर्थ भी वहाँ कहते हैं। वहाँ पे नखलिस्तान कहा जाता है, क्योंकि इस नदी के किनारे किनारे, ये जो नदी है इसके किनारे किनारे बहुत सारे जैसे ऐसे बसावट होती चली जाती है, इसलिए इसको नखलिस्तान भी कहते हैं, ठीक है। इंग्लिश में उसको हेवन ऑफ द अर्थ कहते हैं। आगे चलते हैं तो नील नदी के बारे में हम लोग काफ़ी कुछ जान लिए। आगे चलते हैं अगली नदी के बारे में। तो वो नदी है हमारा जो हम लोग को पढ़नी है, वो है कांगो, ठीक है। कांगो रिवर पढ़ते हैं। तो कांगो रिवर भी अत्यंत
विस्तृत नदी है। विस्तृत नदी इन द सेंस कि इसकी अनेक सहायक नदी हैं, ठीक है, जिसमें से हम लोग को 2 सहायक नदियाँ याद रखनी है। एक सहायक नदी का नाम है उबांगी, ठीक है, एक सहायक नदी का नाम है उबांगी, ठीक है, जबकि दूसरी वाली कसाई, ठीक है, 2 इसकी सहायक नदियाँ हैं। आगे चलें अगर, तो कांगो कहाँ से निकलती है, तो ये अफ्रीका की दूसरी सबसे लंबी नदी है। पहले तो ये जानिए कांगो के बारे में। ये मितुम्बा पर्वत से निकलती है। जो मितुम्बा पर्वत यहाँ पे हम लोग को दिख रहा है, मितुम्बा पर्वत, यहीं से कांगो नदी निकलना शुरू होती है, ठीक। आगे चलती है, ये विषुवत को दो बार काटती है। अब देखिए विषुवत रेखा यही है, तो देखिए विषुवत रेखा जा रही है, ठीक है, तो यहाँ एक बार काट रही है, एक बार यहाँ काट रही है, ठीक है, तो विषुवत रेखा को 2 बार काट रही है कांगो नदी, ठीक। आगे चलती है तो इसमें इसके ऊपर एक जलप्रपात है। जलप्रपात को हम लोग कहते हैं स्टैनले जलप्रपात, ठीक है, स्टैनले जलप्रपात स्थित है, ये पूछा जा सकता है, ठीक है, कांगो नदी पे स्थित है। अब देखिए जो कसाई नदी है वो कटंगा के पठार से निकल के इसके बाएं तट की सहायक नदी है, जबकि ये उबांगी नदी जो है ये दाएं तट की सहायक नदी है, ठीक है, ये इसकी 2 सहायक नदियाँ हैं। इसके अलावा अगर देखें तो इसके पॉलिटिकल मैप को अगर देखें तो ये देखिए ये क्षेत्र है, फिर ये जो छोटा सा क्षेत्र है, फिर ये, तो कई सारे देश जो हैं ये अपने अपने बंदरगाह शहर यहाँ पे बसाए हुए हैं, ठीक है। तो हम लोग पॉलिटिकल मैप जब देखेंगे तो हम लोग को पता चलेगा कि जो किन्शासा इसकी राजधानी है कांगो की, और ब्राज़ीविले, ये दोनों कांगो और कांगो डेमोक्रेटिक की राजधानियाँ जो हैं वो इसी के तट पे स्थित हैं, ठीक है। इसके अलावा स्टैनले तथा लिविंग स्टोन जलप्रपात तथा ईगू बांध, ये 3 चीज़ें कांगो रिवर पे स्थित है। तो इसको हम लोग को यहाँ पे लिख लेना चाहिए। पहली बात है, एक जलप्रपात है, इसका नाम है स्टैनले, ठीक है, दूसरा जलप्रपात है लिविंगस्टोन। ये दोनों कहाँ स्थित है, ये दोनों जलप्रपात कांगो रिवर पे स्थित है, ठीक है, कांगो पे स्थित है। इसके अलावा एक बांध है जिसका नाम है ईगू डैम, ठीक है, ये भी हमारा कांगो रिवर पे है, ठीक है। इसके बाद चलते हैं हम लोग अगली नदी पे। अगली नदी जो है नाइजर है। नाइजर नदी ये अफ्रीका की तीसरी सबसे बड़ी नदी है। अब देखिए यहाँ मैप में ही दिख रहा है कि ये लोम पर्वत से निकलती है, लोमा माउंटेन से निकलती है। अब देखिए लोमा माउंटेन से निकलती है तो पहले ऊपर की तरफ बढ़ती है और माली जाती है, माली से नाइजर जाती है, और फिर नाइजर से नाइजीरिया। देखिए कौन कौन सा देश यहाँ पे पड़ रहा है, तो यहाँ देखिए लोम माउंटेन है, ये वाला गिनी का हिस्सा है, फिर ये माली का हिस्सा है, फिर ये नाइजर है, फिर ये नाइजीरिया। तो इन देशों से होके गुजरती है, ठीक। ये एक नाइजीरिया के मुख्य अंतरस्थलीय जलमार्ग है। अब देखिए नाइजीरिया, यहाँ से नाइजीरिया शुरू हो रहा है, तो नाइजीरिया के लिए एक मुख्य अंतरस्थलीय जलमार्ग है जहाँ से बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग होती है, मतलब जल परिवहन अत्यधिक किया जाता है। यहाँ पे पाम ऑयल बहुत मिलता है, ठीक है, तो इसको नाइजर नदी को पाम ऑयल रिवर भी कहा जाता है, ठीक है। इसके तट पे कैंजी जलाशय स्थित है, ठीक है। इसका डेल्टा पेट्रोलियम के लिए जाना जाता है। नाइजर जो है, नाइजर का डेल्टा, ये पेट्रोलियम खनन के लिए जाना जाता है। तो यहाँ हम लोग को लिख लेना चाहिए कि इसका जो डेल्टा है, इसके डेल्टा क्षेत्र में पेट्रोलियम मिलता है। इसी तरह हम लोग जब दक्षिण अमेरिका पढ़ेंगे तो वहाँ ओरिनिको नदी एक पड़ती है। ओरिनिको वेनेजुएला में एक नदी बहती है। तो वेनेजुएला आप लोग पता है विश्व में पेट्रोलियम के भंडार के लिए प्रसिद्ध है, तो ओरिनिको बेसिन भी जो है वो पेट्रोलियम के भंडार के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। और यहाँ भी पेट्रोलियम मिलता है। यहाँ पे एक पोर्ट है जिसका नाम है पोर्ट हरकोट, हम लोग पॉलिटिकल में पढ़ेंगे, जो तेल शोधनशाला के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। तो हम लोगों ने देखा नाइजीरिया का अंतरस्थलीय जलमार्ग है, इसके तट पे कैंजी जलाशय स्थित है, और ये जो है पाम रिवर भी कहलाती है, ठीक है। पाम रिवर भी इसको कहते हैं क्योंकि पाम ऑयल की बहुत ज़्यादा खेती इसके तट पे होती है। इसके अलावा नाइजर नदी के बारे में जाने तो जो इनके माली की राजधानी है, अभी हम लोगों ने देखा एक देश, जो ये वाला देश जो था, ये वाला देश, इसकी राजधानी जो बमाको है। इसके अलावा नाइजर की राजधानी नियामे इसके तट पे स्थित है, ठीक है। और यहाँ पे हम लोगों ने देखा था पोर्ट हरकोट यहाँ पे है ही है, ठीक, जो खनिज तेल के लिए जाना जाता है। आगे चलते हैं तो एक नदी है वोल्टा नदी। वोल्टा नदी घाना के महत्वपूर्ण नदी है जो गिनी की खाड़ी में गिरती है। इसी के पीछे आकासोबो नदी पे एक बांध बना हुआ है जो वोल्टा लेक का जनन है। देखिए ये जो नदी आ रही है, एक नदी हम लोगों ने यहाँ ड्रॉ नहीं की है, उसको ड्रॉ कर लेते हैं तो आप लोग को समझ में ज़्यादा अच्छे से आएगा। देखिए एक नदी ये है, ठीक है, एक नदी ये है, ठीक है। अब जो वोल्टा झील है ना, वो इस नदी, जिस नदी का नाम है वोल्टा नदी, उसी के तट पे स्थित एक झील है। एक बांध बना हुआ है जिसका नाम है ओकासेम्बो बांध।
उसी के पीछे जो जल इकट्ठा हुआ है ना, ओकासेम्बो के पीछे जो जल इकट्ठा हुआ है उसी को वोल्टा झील कहा जाता है। ठीक है, तो ये अत्यंत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखिए। वोल्टा झील एक कृत्रिम झील है। ठीक है, इसका मतलब यही हुआ ना, वोल्टा झील एक कृत्रिम झील है, जैसे हम लोगों ने नील नदी में नासिर झील को देखा था। ठीक है, तो ये हमारा हो गया नदियाँ, इंपॉर्टेंट नदियाँ। अब देखिए यहाँ पे एक नदी हम लोगों ने कहा था कि बताएंगे, तो उस नदी का नाम है सेनेगल नदी। ठीक है, सेनेगल नदी को देख लेते हैं। ये देखिए, ये सेनेगल नदी है। ठीक है, और ये गैम्बिया नदी है। तो ये दोनों नदियाँ हैं। ठीक है, छोटी नदियाँ हैं पश्चिमी अफ्रीका की। और कोई नदी यहाँ पे छूट रही है, तो वो है नीचे की नदियाँ। तो इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे जाम्बेजी नदी। ठीक, जाम्बेजी नदी इंपॉर्टेंट क्यों है, और एक नदी इसके बाद बचेगी जिसका नाम है ऑरेंज नदी और लिम्पोपो नदी। तो इन दोनों को पढ़ते हैं सबसे पहले। तो जाम्बेजी नदी को सबसे पहले देखते हैं। जाम्बेजी नदी कहाँ से निकलती है, तो देखिए जाम्बेजी नदी कटंगा के पठार से निकलती है। अब इस पर क्या क्या स्थित है, तो विक्टोरिया फॉल इस पर स्थित है, करीबा बांध भी स्थित है। और करीबा बांध के जो पीछे ये स्थित है ना, ये जो क्षेत्र है, इसी को हम लोग कहते हैं करीबा झील। ठीक है, तो ये करीबा बांध के स्थित पीछे क्या स्थित है, करीबा झील स्थित है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग समझ लेंगे। आगे चलते हैं। तो ये जाके मोजाम्बिक चैनल में गिरती है और तंजानिया में मुहाना बनाती है। ये जो तंजानिया है यहाँ मुहाना बनती है और मोजाम्बिक चैनल में गिरती है। मोजाम्बिक चैनल में एक नदी और गिरती है। देखिए जाम्बेजी नदी, ध्यान रखिए क्या है, विक्टोरिया फॉल और करीबा बांध इस पर स्थित है, करीबा झील भी स्थित है, और ये क्या करती है, जाके तंजानिया में मुहाना बनाती है। ठीक है, आगे चलते हैं। लिम्पोपो नदी जो है वो जाम्बिया जिम्बाब्वे के सीमा पे बहती है। ठीक है, जाम्बिया जिम्बाब्वे की सीमा बहती है और डेलागोआ की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती है। ठीक है, जाम्बेजी नदी डेलागोआ की खाड़ी में मुहाना बनाती है। देखिए जो नदियों का एक दूसरे की सीमा बनाना है ना, ये राजनीतिक विषय है, इसलिए इसको हम लोग पॉलिटिकल मैप में करेंगे। यहाँ पे जो सीमा हम लोग छोड़ रहे हैं वो नदी वहाँ पे एक बार रिपीट करनी ही पड़ेगी, क्योंकि नदियों के किनारे शहर स्थित है और नदियाँ राजनीतिक सीमा भी बनाती हैं। ठीक है, इसके अलावा देखिए एक माउंटेन जो छूटा हुआ था हम लोगों से, वो माउंटेन अत्यंत इंपॉर्टेंट है। जिम्बाब्वे का ग्रेट डाइक माउंटेन क्रोमियम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, जो कि अलग से लिखा हुआ है यहाँ पे, लेकिन ये बताते टाइम छोटा होने की वजह से मिस कर गया। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग ध्यान रखिए, ग्रेट डाइक माउंटेन क्रोमियम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। अगर आप लोगों के पास मैप हो तो मैप में उसको ड्रॉ करिए, नहीं है अगर तो वहाँ पे बना लीजिए और क्रोमियम उत्पादन लिख लीजिए। ठीक है, सादे पन्ने पे मैप बना पाएँ या आउटलाइन मैप ले पाएँ तो उस पर ये ड्रॉ करके करेंगे तो फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। तो हम लोग पढ़ रहे थे आखिरी नदी हमारी, यह है हमारी ऑरेंज नदी। ऑरेंज नदी जो निकलती है वो ड्रैकेंसबर्ग पर्वत से निकलती है। अब देखिए यहाँ पे ड्रैकेंसबर्ग पर्वत है, यहाँ से निकलती है, और यहाँ से टुगेला प्रपात, यहाँ टुगेला प्रपात है जो विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात है। टुगेला प्रपात क्या है, विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात है। और टुगेला प्रपात के आगे यह नदी ऑरेंज नदी दूसरी एक सहायक नदी से आके मिल जाती है। ठीक है, अब सहायक नदी से आके मिलती है, इसके बाद जो इस पर जलप्रपात स्थित है उस जलप्रपात का नाम है आग्रबीज जलप्रपात। ठीक है, आग्रबीज जलप्रपात यहाँ पे आप लोग देखिए स्थित है। ठीक, इसके बाद ये जाके हेलेना की खाड़ी या दक्षिणी अटलांटिक महासागर में मुहाना बना लेती है। ठीक है, ये हमारा हो गया अफ्रीका की महत्वपूर्ण नदियाँ। ठीक है, नदियों को पढ़ने के बाद अंतिम जो हम लोग खंड पढ़ेंगे वो हमारा झीलें। ठीक है, तो झीलों का क्रम बहुत इंपॉर्टेंट है, झीलों के बारे में जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सी झील पश्चिमी भ्रंश घाटी में है, कौन सी नहीं है, ये भी जानना जरूरी है। ठीक है, तो हम लोग चलिए झीलों को देखते हैं। तो सबसे पहले जो झील देखेंगे वो हमारी है जो अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है, इस झील का नाम है माउंट विक्टोरिया। ठीक है, अब माउंट विक्टोरिया जो है इसके बारे में जो सामान्य तथ्य पहले ये जानते हैं। विक्टोरिया झील जो है ना वो विश्व की तीसरी सबसे बड़ी झील है, विश्व की तीसरी सबसे बड़ी झील है, जबकि फ्रेश वाटर में दूसरी सबसे बड़ी झील। वैसे नॉर्मली तीसरी, लेकिन फ्रेश वाटर मतलब ताज़े जल की दूसरी सबसे बड़ी झील है। तो प्रश्न उठता है कि ताज़े पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो सुपीरियर झील जो हम लोग उत्तरी अमेरिका पढ़ेंगे तो उसमें मिलेगा। तो ताज़े पानी की दूसरी सबसे बड़ी झील विक्टोरिया झील है। और विश्व में तीसरी सबसे बड़ी झील कैसे है, तो पहली जो झील है वो कैस्पियन सागर है, दूसरी झील हमारी सुपीरियर झील है, तीसरी झील हमारी विक्टोरिया झील है। ठीक है, ये हमारा हो गया विक्टोरिया झील के बारे में, उसके आकार के बारे में फैक्ट। दूसरा जो है फैक्ट वो ये है कि विक्टोरिया झील से ये देखिए, ये हमारा कर्क जो विषुवत रेखा है वो जाती है, विषुवत रेखा जो हमारी है ये देखिए यहाँ से होके जा रही। ठीक है, आगे चलें तो विक्टोरिया झील जो है वो वाइट नील का सोर्स है।
इसको आप लोग ऐसे ट्रिक से याद कर सकते हैं कि विक्टोरिया झील, मतलब जो विक्टोरिया थी, रानी विक्टोरिया, वो भी गोरी थी, ब्रिटेन की थी, तो वाइट थी, तो वाइट नील यहाँ से निकलती है, ऐसे करके याद कर सकते हैं। और टाना झील से ब्लू नील निकलती है। ठीक है, विक्टोरिया झील किस किस देशों के तट पे है, तो हम लोग को ये जानना जरूरी है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो अब देखिए, ये जो ट्रायंगल है ना कटा हुआ, यही बताएगा आपको। नीचे तंजानिया है, ठीक है, इधर केन्या है, रुकिए, इधर केन्या है और इधर युगांडा है। तो ऐसे आप लोग याद करिए कि KUT विक्टोरिया याद कर लीजिए, क्यूट विक्टोरिया, यही इसका कोड मैंने बनाया है। तो ये इसका नाम है क्यूट विक्टोरिया। ठीक है, क्यूट विक्टोरिया। ठीक है, तो के से हमारा हो गया केन्या, यू से युगांडा, टी से तंजानिया। ठीक है, इसके बारे में ये देख सकते हैं। ठीक है, आगे चलें तो अगली झील हमारी है टांगनेका झील, जो हमारी अफ्रीका की दूसरी सबसे बड़ी झील है। ठीक है, टंगानिका झील, ये पश्चिमी ब्रह्म घाटी में स्थित झील है। अब ये झील किस किस के तट पे है, तो जो इसके ऊपर देश है ना, इस देश का नाम है बुरुंडी। ठीक है, देश का नाम बुरुंडी है। बगल में तंजानिया है। ठीक है, तंजानिया है। इस तरफ जो राज्य स्थित है उसका नाम है कांगो। ठीक है, और नीचे गैम्बिया स्थित है। ठीक है, इन चारों के बीच में टंगानिका झील स्थित है। विश्व की दूसरी सबसे गहरी झील है। ठीक है, विश्व की दूसरी सबसे गहरी झील है और अफ्रीका की दूसरी सबसे बड़ी झील है। ये आप लोग याद रख सकते हैं टंगानिका के बारे में। अगला हम लोग देखें अगर, तो अगली झील हम लोग की है मलावी झील। ठीक है, देखते हैं कहाँ है। तो अब मलावी झील कहाँ स्थित है, तो देखिए मलावी झील ऊपर तंजानिया, नीचे ये आपका मोजाम्बिक, इधर आपका नहीं, गैम्बिया नहीं है, इधर एक देश है जिसका नाम ही मलावी है और मलावी झील को भी है। तो टी इधर ऊपर तंजानिया, इधर मलावी और इधर आपका मोजाम्बिक से घिरा हुआ मलावी झील है। इसका पुराना नाम जो है वो न्यासा झील है। ठीक है, न्यासा झील इसका पुराना नाम है। ठीक है, ये ध्यान रख सकते हैं आप लोग। ठीक, अब आगे चलते हैं। तो एक मागडिगा झील है जो कालाहारी मरुस्थल के ठीक ऊपर है, और एक जो कृत्रिम झील हम लोग को देखा था ये करीबा झील, ये हम लोग को यहाँ पता ही है, यहाँ पे करीबा झील स्थित है। ठीक, ये करीबा झील यहाँ पे स्थित है। आगे चलते हैं। थोड़ा स्टाइलिश साथ नहीं दे रहा है, इसलिए क्या हो रहा है कि जो लेटर है वो टेढ़ा मेढ़ा हो जाए। ठीक है, लेकिन हम लोग इसको कंप्लीट कर लेंगे आज, तो कल तक इस बग को भी ठीक कर लेंगे हम लोग। आगे चलते हैं। तो हम लोग नीचे से ऊपर की तरफ अगर क्रम में चलें तो मागडिगा झील जो है कालाहारी मरुस्थल के ऊपर है। फिर हम लोग उसके ऊपर देखेंगे तो करीबा झील है, उसके ऊपर मलावी झील, फिर एक छोटी सी झील यहाँ स्थित है जिसका नाम है एम्वेरू झील। ठीक है, एम्वेरू झील आप लोग ध्यान दीजिए। इसके ऊपर हमारा टंगानिका झील है। तो हम लोग क्रम ध्यान से देखते हुए चलेंगे। सबसे पहले हम लोग मागडिगा, करीबा, मलावी, एम्वेरू और टंगानिका। अब देखिए टंगानिका के ऊपर ये जो झीलें हैं इनका क्रम कभी कभी पूछ लेता है। तो सबसे पहले जो नीचे से ऊपर आते समय टंगानिका के बाद जो है वो है लेक एडवर्ड। ठीक है, लेक एडवर्ड। ठीक, फिर लेक जॉर्ज, फिर लेक एल्बर्ट। ठीक, इसी के बीच में विक्टोरिया झील भी है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट झील है जिसका नाम है लेक टुर्काना। लेक टुर्काना केन्या में स्थित है। ठीक है, ये देखिए, ये जो बॉर्डर दिख रहा है ना, ये केन्या का ही बॉर्डर है। ठीक, ये जो हम लोग का बॉर्डर दिख रहा है ये वाला, ये केन्या का बॉर्डर है। तो टुर्काना झील केन्या की बॉर्डर है। अब देखिए ये भी विभ्रंश घाटी में ही है तुर्काना झील। तुर्काना झील इसलिए जानी जाती है क्योंकि ये झील जो है ना, ये अब सूख रही है, जबकि पहले इस झील की विशेषता यही थी कि ये रेगिस्तानी वाले क्षेत्र में, उष्ण क्षेत्र में भी स्थित होने के बाद, देखिए यहाँ से देखिए अब जा ही रही है विषुवत रेखा, तो इसके ऊपर कितना नज़दीक है ये विषुवत रेखा से, लेकिन ये कभी सूखती नहीं थी। सदाबहार पानी के लिए जानी जाती थी रेगिस्तान में भी, ये अपने आप में एक चमत्कारी था, लेकिन अब ये सूख रही है। जलवायु परिवर्तन के सब जलवे हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जिबूती में हम लोगों ने असल झील देखा था जो सबसे ऊपर स्थित झील है। असल झील यहाँ पे है जो अफ्रीका का निम्नतम स्थान है। इसके ऊपर हम लोगों ने नासिर झील देखा था जो कर्क रेखा जिसको काटती है। देखिए यहाँ देखिए कर्क रेखा इससे होकर गुजर रही है, कर्क रेखा ये इससे होकर गुजर रही है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया झीलों का ऊपर से नीचे क्रम। एक बार और झीलों का क्रम देखेंगे। मागडिगा, आप लोग ध्यान दीजिए, मागडिगा, करीबा, मलावी, एम्बेरू, टंगानिका, एडवर्ड, जॉर्ज,
विक्टोरिया, एल्बर्ट, फिर तुर्काना, फिर लेक असल, फिर हमारा लेक नासिर। इतनी झीलें हम लोग को देखनी है, ठीक है, इतनी झीलों का ध्यान देना है। आगे चलते हैं हम लोग। तो कुछ पश्चिम अफ्रीका में भी 3 जलाशय हैं जिनको हम लोग को जल्दी जल्दी देख लेना है। एक हमारा चाड झील। चाड झील क्या है, 4 देशों के मुहाने पे स्थित है, इसलिए इम्पॉर्टेंट है। एक जो देश है वो हमारा चाड है यहाँ पे, फिर ऊपर वाला देश नाइजर है, फिर ये नाइजीरिया है, फिर ये हमारा कैमरून है, ठीक है। तो 4 देशों के मुहाने पे स्थित है चाड झील। यहाँ एक नदी गिरती है, इस नदी का नाम है चारी नदी। जैसे लूनी नदी कच्छ के रण में विलीन हो जाती है, उसी तरह चारी नदी सहारा क्षेत्र से निकलती है और चाड झील से मतलब संपर्क रखती है और विलीन हो जाती है, ठीक है। तो चारी नदी अंतःस्थलीय ही मुहाना बनाती है। इसके अलावा हम लोगों ने पश्चिम अफ्रीका में कैंजी जलाशय देखा था, तो ये भी एक प्रकार की झील है। इसके अलावा वोल्टा झील हम लोगों ने देखा था। हम लोगों ने बताया था वोल्टा झील एक कृत्रिम झील है जो कौन से बांध के पीछे स्थित है। तो जैसे अस्वान डैम के पीछे नासिर झील है, नील नदी, ध्यान कीजिए एक बार फिर देखिए, जिस तरह अस्वान डैम के पीछे नासिर झील स्थित है, उसी तरह वोल्टा झील जो है वो ओकोसैम्बो डैम के पीछे स्थित है, ओकोसैम्बो, ठीक है। तो हम लोग को ये याद रखना है, ठीक। तो ये हमारी हो गई अफ्रीका की झीलें। अब हम लोगों को अगर कुछ देखना है तो वो है प्राकृतिक मैप, ठीक है। हम लोग को प्राकृतिक मैप खत्म हो गया, हम लोग को पॉलिटिकल मैप देखना है। पॉलिटिकल मैप में हम लोग इसके आसपास के द्वीपों को भी देखेंगे, ठीक है। इसके अलावा कुछ जनजातियां हैं, लास्ट पार्ट है, जनजातियों को हम लोग देख लेते हैं। तो जो उत्तरी अफ्रीका में पाई जाती है ना, वो बर्बर जनजाति पाई जाती है, ठीक है। यहाँ पे देखिए बर्बर जनजाति पाई जाती है जो ट्यूनीशिया, अल्जीरिया, लीबिया, मिस्र और आपका इधर सहारा के अपर पार्ट में पाई जाती है। इसके अलावा जो एक जनजाति लाइबेरिया और सीरा लियोन पाई जाती है, उस जनजाति का नाम है हेमाइट जनजाति, ठीक है। हेमाइट जनजाति पश्चिमी अफ्रीका में, ये जो देश है, ये वाला देश जो है ये हमारा सीरा लियोन है, और ये सीरा लियोन है, ये लाइबेरिया है, ठीक है। इन दोनों देशों में हेमाइट जनजाति पाई जाती है। इसके अलावा हम लोगों ने देखा था बुशमैन और हॉटेंटॉट जनजाति कालाहारी मरुस्थल में मेनली पाई जाती है, थोड़ा नामी मरुस्थल में पाई जाती है। और इसके अलावा एक जनजाति पाई जाती है, इसका नाम है पिग्मी जनजाति, जो कांगो बेसिन में ही पाई जाती है। कांगो के बेसिन में पिग्मी जनजाति पाई जाती है। एक जनजाति पाई जाती है मसाई, जो केन्या के रेंज में पाई जाती है। केन्या के आसपास सेमांग और मसाई ये सब यहीं पे पाई जाती हैं, ठीक है। ये हमारी हो गई जनजातियाँ। एक बार जनजातियाँ आप लोग ऐसे देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट